I hope the screen is visible. Yeah, good morning, everyone. So, revision for the pre-board paper. In case if you have any doubt, you can always ask your doubts, or I will be taking problems from the sample paper which is released by CBSE. I'm sure few of you must have gone through that. So एक बार revisit भी quickly हो जाएगा. और अगर आपके कोई भी doubts हैं, तो आप chat box में बता दीजिए कि you have some doubt, so that you can share it and I will solve that question as well. राइट. बिगिन एक मैं इस चीज से करना चाहूंगा रिगार्डिंग दी सिलेबस. जो आपको पता ही है अपना 80 मार्क का जो पैटर्न रहा है एक तो, और इट इज ऑलरेडी बीइंग डिस्कस्ड इन द लास्ट ऑफ माय क्लास एंड शायद वो 12D के साथ हुई थी, बट आई ऑलरेडी शेयर्ड द वीडियो एंड द पीडीएफ ऑफ द सेम इन 12C एज वेल, क्योंकि वो कॉमन चीजें थी. एवरीवन शुड नो दैट. सो फर्स्ट 16 क्वेश्चन आपके 1 मार्कर हो रहे हैं. ऑब्जेक्टिव टाइप, नो एमसीक्यू. Case study based, you will be having 2 case studies and they will be actually your MCQ based. So per question there will be 5 questions, right? And out of those 5 parts you need to attempt any 4. तो इसीलिए इस चीज का यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है. डू नॉट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट इन सर्टेन केसेस कि ये 1 लिखा है क्योंकि पार्ट 1 2 3 4 है, ये 2 लिखा है, अब आपने ये लिख दिया तो अब आपके हिसाब से तो आपने ये सेकंड मार्क करा है और हो सकता है एग्जामिनर इसको फर्स्ट पढ़े. सो बी वेरी वेरी केयरफुल जब आप इस तरह की चीजें या सेकंड और थर्ड लिखने में वो आपके एरो से ही इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए. तो क्लियरली मेंशन करना है. ये ध्यान रखिए कि आप कौन सा पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं. अगर यहां पर थोड़ी कंफ्यूजन है तो यू विल बी लूजिंग योर मार्क्स. नेक्स्ट आपके आते हैं 2 मार्कर क्वेश्चन. देयर विल बी 10 क्वेश्चंस, सो 20 मार्क्स फॉर दिस. Next, there will be 3 marker, 7 questions, 21 marks, and 5 marker, there will be only 3 questions, 15 marks. And the best part in this last section D, अगर मैं बात कहूं या इसको अब section 5 कह दिया गया है लेटेस्ट पैटर्न में, तो जो आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उसके हर पार्ट में यू कैन एक्सपेक्ट कि देयर विल बी अ चॉइस. तो आपके लिए थोड़ी चीजें अब इजी हो गई हैं. That via sample paper you will be realized very soon. But before again I come to the sample paper part, एक बार ये देख लीजिए जैसे कंफ्यूजन है और वैसे मैं आपको बताते रहा हूं. दो I have tried to cover 95% of everything which is in your syllabus, या syllabus से reduced भी हो चुकी है. I have covered almost everything. बट अब अगर हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें सो देयर इज अ क्लियर कट क्लैरिटी कि ये चीजें गारंटेड हमारे रिड्यूस्ड मतलब आपके बोर्ड के पेपर में नहीं आएगा. तो अगर उसकी बात करी जाए तो आपको मैं बता चुका हूं, आप कर भी चुके हैं, तो दैट इज वंडरफुल. बट अदरवाइज फ्रॉम रिलेशन एंड फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शंस, गॉफ एंड फॉग अगर आपको याद हो 11th में किया हुआ है, बट मैंने 12th में इसे टच भी नहीं करा और इसकी हेल्प से इनवर्स निकालना होता था. बट आई यूज द ऑल्टरनेटिव मेथड जो मैं आपको वैसे पढ़ा चुका हूं, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, बट दैट विल नॉट बी इन दी सिलेबस. इसी तरह से ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हैं, ये हम पहले ही कर चुके थे, राइट, बट पेपर में नहीं आएगा. एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. नाउ हियर कम्स अ लिटिल बिट डाउट, और अगर मैं इस चीज को कहूं, ओके ठीक है, मैं भी देखता हूँ इसको, आप जो पूछ रहे हो वंशिका, आई विल चेक इट आउट. आप बस चैट बॉक्स में आ जाए रिस्पॉन्स, तो टाइमिंगली मैं अकॉर्डिंगली देख लूंगा. नेक्स्ट आ रहा है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज को लेकर देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन. रीजन बीइंग, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज का मतलब क्या मैं मान के चल रहा हूं कि अगर मैं कहता हूं से, क्या ये वाले फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, या टू साइन इनवर्स एक्स बेस्ड, या बेसिक सब्स्टिट्यूशन, या ट्रिग्नोम इनवर्स के अंदर सॉल्व फॉर एक्स वाले आपने मेनली क्वेश्चन करे थे. सो एज पर द लैंग्वेज यहां से तो क्लियर है कि ये आपके रिड्यूस में आ गया है. इट विल नॉट बी देयर. ओनली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे. बट एट द सेम टाइम इफ यू चेक आउट योर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, या थोड़ा आगे वहां पर इवन
इसके बारे में नहीं कुछ मेंशन किया गया है। तो रिड्यूस तो क्लियर बता दिया, बट उस चीज के बारे में वहां पर कि भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले भी नहीं आएंगे इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन में, एज पर करिकुलम इट इज नोवेयर मेंशन्ड। तो एग्जामिनर द पेपर सेटर में टेक द एडवांटेज ऑफ दिस इन अ वे कि ये ऐसा तो किसने कहा है कि भाई ओके ये हट चुका है, यहां से बेसिक चीज हटी है बट वहां तो आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं। तो इसीलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को जो टिपिकल टाइप है या ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उन्हें बिल्कुल हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट बेसिक बेसिक फॉर्मूला एंड देयर एप्लीकेशंस प्लीज डू कंसीडर दैट एज वेल। सब्स्टिट्यूशन वाले जो मेनली रहे थे, रिड्यूस करना होता था, उनको जरूर आपको ध्यान से करना है। और मीनवाइल जो मैं बता रहा हूं, अगर यहां पर भी कोई डाउट अगर आपको आता है तो यू कैन ऑलवेज आस्क, स्पेसिफिक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, सब टॉपिक को लेकर। मैट्रिसेस में कोई खास इतना ऐसा नहीं है कि एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स हुज प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स। तो ये मैंने एग्जांपल वैसे बता, एक एग्जांपल की बात थी, बट पेपर में चलो नहीं है। अब मेन ये चीज है एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, जहां से यूजुअली 6 मार्कर एक्सपेक्टेड रहा था या आपके लिए 5 मार्कर, ये मैं करवा चुका हूं। बट अब ये बिल्कुल मत देखना एलिमेंट्री से इनवर्स निकालना, फॉरगेट दिस। प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, ये जनरली मैं इसका प्रूफ करवाता नहीं हूं, बट बेसिक आइडिया है कि अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इट इज ऑलवेज यूनिक। तो ये हमने एज अ रिजल्ट लिया था, नॉट द प्रूफ। तो प्रूफ लिखते थे पर ये आज से पिछले 15 सालों में कभी भी नहीं आया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डिलीट हुई है वो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। और यही आपका पूरा चैप्टर में मेनली चीजें, अगर आप सोचिए कि विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव द फॉलोइंग, समथिंग लाइक दैट। आपने डिटर्मिनेंट के थे ना क्वेश्चंस कि इसको a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए एंड सो ऑन, कुछ ऐसा आपको प्रूव करना था। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस के लिए तो क्लियर हो चुका है कि दे आर नॉट इन दी सिलेबस। बट इन अ मैथमेटिक टीचर फोरम देयर वाज अ डिस्कशन कि अगर मान लो कोई एग्जामिनर कहे कि इसकी वैल्यू निकाल के बताओ, तो अब आप उस केस में वैसे आएगा नहीं ऐसा क्वेश्चन, अगर आ भी जाए तो आप इसमें प्रॉपर्टीज आपको तो बेसिक तो आती ही हैं, आप अप्लाई कर दीजिए और अदरवाइज एक्सपैंड इट डायरेक्टली, मींस विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी एंड डायरेक्ट एक्सपेंशन करना एटलीस्ट डिटर्मिनेंट का, वो तो आप सभी को आना चाहिए। क्योंकि आगे फर्दर जब हम बात करते हैं सॉल्व फॉर एक्स वाई जेड, वहां तो आप डिटर्मिनेंट ए निकाल ही रहे हैं ना, और वो आपको पता है 3/3 वाला ही नॉर्मली आता है, तो दैट वन शुड नो। बट मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स जो थोड़े टिपिकल भी हो जाते थे यहाँ जस्टिफाई वाले, वो सब हट चुके हैं। और इसमें कोई हमें इतना नहीं है कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी के ऊपर बेस्ड। ये आपकी, अगर आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.6 के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस की बात करते हैं, मतलब कि उसमें यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली है या नो सॉल्यूशन है। तो हमारे लिए फोकस है ओनली फॉर द यूनिक सॉल्यूशन एंड दैट वुड रेफर टू द डिटर्मिनेंट शुड बी नॉन जीरो, दैट्स इट। तो हमें सिर्फ इस पे सॉल्व फॉर एक्स वाई जेड पे फोकस रखना है। अगर यहां तक किसी को भी कोई डाउट है टॉपिक को लेकर, कहीं से चीज को लेकर, यू कैन ऑलवेज आस्क। फर्दर अगर हम बात करते हैं कैलकुलस से, तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में रोल्स एंड मीन वैल्यू थ्योरम, तो ये तो क्लियर है कि डिलीट हो चुका है, मैंने पढ़ाया था आपको, हम कर चुके थे तब तक, बट यहां से गारंटेड बिल्कुल हट गया। ऐसे ही ये आपका चैप्टर 6 आ गया। चैप्टर 6 में एओडी में रेट ऑफ चेंज क्लियरली हट चुका है, और अप्रोक्सीमेशन, इसका मतलब ये आपकी एनसीईआरटी आई थिंक 6.4 है और रेट ऑफ चेंज 6.1 था, तो ये तो बिल्कुल डिलीट हो चुके हैं। इंटीग्रल्स की अगर हम बात करते हैं तो आई ऑलरेडी हैव टॉट बोथ दी मेथड्स, ये मैं करवा चुका हूं आपको। कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाया
और फिर एक्सरसाइज 7.7, देयर आर 3 फार्मूलाज, उनमें से ही फॉर्मूला अप्लाई हो जाते हैं। ये मैंने आपको नहीं करवाया था, डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम, क्योंकि ये स्पेसिफिक जब इंस्ट्रक्शन आ चुकी थी अक्टूबर में, तब तक क्लियर हो चुका था कि क्या रिड्यूस्ड है, तो उस समय हमारा ये सब टॉपिक चल रहा था। तो लिमिट ऑफ अ सम ये क्लियर कट डिलीट हो चुका है। फिर हम बात करते हैं एरिया से, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल। यहां सबसे बड़ी कंफ्यूजन है थ्रू आउट, अगर मैं बात करूं यहां और एक जगह 3D में, एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू अबव सेड कर्व, वो चलो इन्होंने कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं बताई है, बट मतलब बाउंडेड एरियाज की बात कर रहे हैं। मींस अगर आपके पास मान लो एक सर्कल दिया है और एक से पैराबोला, रिकॉल हम ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं, बट एज पर दिस कि ये क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है। बट अगर मैं आई इवन रेज दैट क्वेश्चन एट सीबीएसई लेवल कि अगर एक ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस गिवन है, तो ये सिलेबस में है क्या इंटीग्रल से, तो उधर से आंसर आ रहा है कि यस, ये तो आ सकता है। बट माई पॉइंट इज, अगर आप इसका एरिया की बात करते हैं, तो डोंट यू थिंक सो इसमें भी तो आप यही एरिया लिखा रहे हैं, एवरी लाइन इज अ कर्व, और दो कर्व के बीच का एरिया हट चुका है। तो अगर मैं बिल्कुल बात करता हूं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, मैथमेटिकल लैंग्वेज के ऊपर, एवरी लाइन इज अ कर्व, ये तो हमारी बेसिक मैथमेटिक्स है। तो अगर ये भी एक कर्व है, तो इस कर्व से, और जब मैं एरिया निकालता हूं, याद करिए हम इसमें से ये टोटल एरिया में से नीचे वाला एरिया माइनस कर देते हैं, तो उस हिसाब से तो ये सिलेबस में नहीं होना चाहिए। बट सीबीएसई ऑफिशियल्स और वहां से आया है इंक्वायरी में कि दैट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन मे बी देयर इन द सिलेबस। सो इसीलिए देयर इज अ कंफ्यूजन एंड एम्बिग्विटी। इसीलिए स्पेसिफिकली आई एम रिकमेंडिंग आप इस चैप्टर में कुछ भी मत छोड़ना, चैप्टर 8 में। हाँ, जो बहुत टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, मैंने कुछ आपको डिस्कस करवाए हुए हैं, मॉडुलस बेस्ड होते जाते हैं क्वेश्चंस ऐसे, तो उस तरह के हैं, या टेंजेंट नॉर्मल्स के साथ भी एरिया वाले, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड। सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट यू मे सिंपली अवॉइड। बाकी मोर और लेस डू दिस चैप्टर कंप्लीटली। डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात जब करते हैं चैप्टर 9, यहां बहुत कंफ्यूजन है, सच नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये मैंने आपको करवाया ही नहीं था, तो इस केस में मतलब आपकी एनसीईआरटी की शायद एक्सरसाइज 9.3 आती है, तो ये क्लियर कट डिलीट हो चुकी है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और नेक्स्ट टाइप, सिर्फ जैसे हम बात कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, याद करिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले क्वेश्चन होते थे ना, ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, तो ये तो है, बट अगर यहां dx अपॉन dy होता था, तो यहां पी डी वाई आ जाता था, ये वाले क्वेश्चन हट गए हैं। तो इस तरह के हमने से 2-3 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। बट इवन अगर मुझे फर्स्ट मेथड क्लियर है, तो अगर ये डिलीट हो भी जाए, इट इज नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस, क्योंकि कॉन्सेप्ट 5 मिनट का था समझने का, एंड आई ऑलरेडी हैव डिस्कस दैट। इसलिए इसमें कोई इतना डिलीशन में मत मान के चलिए कि हुआ है। यस, 9.3 बिल्कुल हट गई है। फर्दर अगर हम बात करते हैं वेक्टर्स में से, एसटीपी बेसिक आइडिया सिर्फ मैंने दिया था आपका एसटीपी का, और ये एनसीईआरटी के अंदर आपका सप्लीमेंट्री पार्ट में वैसे भी गिवन था, सप्लीमेंट्री पार्ट का जो पोर्शन है वो डिलीट हो गया है। द बिगेस्ट कंफ्यूजन इज यूजिंग दिस इन 3D एंगल्स बिटवीन। अब एंगल जो हटा दिए हैं, टू लाइंस में, टू प्लेन्स में, एंड अ लाइन एंड अ प्लेन। So if you recall, we had a simple formulas. Cos theta is, let's say, vector a1, a2, या a dot b upon magnitude a, magnitude b, something like that.
इस तरह के फॉर्मूलाज को बस हटा दिया गया। बट जैसे ही मैंने एंगल्स को हटा दिया, तो चेक करिए, देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जहां हम बात करते हैं कि दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं। अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होंगे। और इस तरह के मेनली इवन सैंपल पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर उनके नॉर्मल परपेंडिकुलर है, मैं उनके एंगल्स की बात कर रहा हूं। और दो लाइंस के बीच में एंगल तो इस फार्मूला से निकाला जाता है। और अगर एंगल का फार्मूला डिलीट हो गया है, सो इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। बट टू अ बिग सरप्राइज, दे आर इवन गिवन इन द सैंपल पेपर एज वेल। तो इसीलिए 3D के अंदर डू नॉट एज्यूम कि एनीथिंग इज डिलीटेड। कहीं से भी थोड़ा भी अगर घुमा दिया उस चीज में करते हुए, क्यों? क्योंकि देर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो एक्चुअल में वेक्टर्स के एंगल की हेल्प से भी सॉल्व हो सकते हैं। हम वेक्टर से भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दो मैंने 3D के अंदर 3D वाले फॉर्मूला से ही करवाया था, बट इन सर्टेन सिचुएशंस हम वेक्टर्स को भी यूज कर सकते थे। तो वो ये कल को पेपर सेटर अगर कल क्वेश्चन ऐसा आ जाए और चैलेंज करता है कोई, तो द पर्सन में प्रोवाइड विद द वेक्टर वाला सॉल्यूशन। तो इसीलिए डू एवरीथिंग इन 3D एक्सेप्ट वेरी टिपिकल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। डू नॉट मिस एनीथिंग। एलपीपी में देर इज सिंपल क्लियरिटी। एक तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन वाले थे, जो वर्ड प्रॉब्लम आती हैं उससे मैथमेटिकल बनाना, ये मैंने आपको बताया ही नहीं था। जस्ट आपको एक एग्जांपल सॉल्व करवा दिया था, और आई हैव गिवन यू टू अनसॉल्व फॉर योर ओन प्रैक्टिस, जस्ट दैट, राइट। अनबाउंडेड वाला पार्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, याद करिए। बट ये सिलेबस में नहीं है, मैंने बता दिया था। मान लो आपके पास कुछ ऐसा सिचुएशन जा रही थी, तो अनबाउंडेड का मतलब कोई शेडिड रीजन ऐसे चला गया। फिर याद करिए, हमने ऐसा कोई एक मेथड सीखा था, z लेस देन m या ग्रेटर देन m की लाइन को ड्रॉ करा, इसका शेडिंग देखा, और अगर इस रेड और येलो में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तब तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नॉट। तो दैट इज एक्चुअली एज पर द रिड्यूस, क्लियरली वो सिलेबस में नहीं है। तो वो मैंने एक चीज आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करवाया था। आप बिल्कुल अनबाउंडेड वाला छोड़ देंगे एग्जाम में, ना ही प्रीवो टाइप में, ना ही वैसे फर्दर आप एक्सपेक्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी के अंदर आप चेक करिए, मीन एंड वेरिएंस, ये मैंने आपको बता दिया था। चाहे हमने लास्ट में ही ये चीजें करी हैं, बट स्टिल बिकॉज इट वाज वेरी इजी, वंस यू हैव द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली टेबल, उसके बाद तो आपको सिर्फ फार्मूला ही सिर्फ याद रखना था। मीन का आपको अगर मैं याद दिलवाऊं, समीशन एक्स इंटू पी एक्स, सो देयर वाज नथिंग वेरी टिपिकल टू अंडरस्टैंड। दैट्स द रीजन मैंने आपको ये करवा दिया था, बोर्ड में नहीं आएगा। और एक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, बायनोमियल का मैंने एक बेसिक आइडिया दिया था आपको, बट वो आप बिल्कुल अवॉइड करेंगे, वो पेपर में नहीं आएगा। क्यू पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर, समथिंग लाइक दिस। बट दो साइंस स्टूडेंट्स जो यहाँ अभी प्रेजेंट हैं 12D से, उनके लिए मैं क्लियर कहूंगा कि रिड्यूस सिलेबस में देयर विल बी सम अनाउंसमेंट जब आप जेई के लिए बैठेंगे, राइट। बट स्टिल हो सकता है कि सब चीजें आपके उस एग्जाम में दी जाए। नथिंग हैज बीन मेड क्लियर टू माई नॉलेज, या कोई क्लियरिटी आ चुकी है कि भाई जेई का जब आप एग्जाम देंगे उसमें ये नहीं आएगा रिड्यूस से। तो देयर विल बी सम अनाउंसमेंट विच विल बी मेड इन फ्यूचर, बट अभी उस पर इतना डिपेंडेंट मत रहना। एटलीस्ट साइंस वालों के लिए, और जो अच्छा कर रहे हैं, आई मीन जिन्हें थोड़ा पहले अपना एंट्रेंस के लिए भी सोचना है, ट्राई आउट नॉट टू डिलीट अपने हिसाब से कुछ भी चीजें। आपको तो सब कुछ आना चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज है, बट वो आपके कहीं ना कहीं काम आएगी। ब्रेक फॉर अ मिनट, इतने में मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू द सिलेबस, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं,
कि भाई ये करना है या नहीं करना है, कि मैंने करवाया नहीं करवाया, आई मीन एनी टाइप ऑफ दिस थिंग जो आपका डाउट चल रहा हो, प्लीज डू आस्क। ओके चलिए ठीक है शिखर, आई मीन आई बिलीव दैट एवरीवन हैज बीन क्लियर अबाउट दिस, तो कोई डाउट नहीं है सिलेबस को लेकर, क्या रिड्यूस है क्या नहीं है। फ्रेंकली स्पीकिंग मैं तो मान के चलता हूँ रिड्यूस सीबीएसई कुछ भी कह दे, अगर मुझे पढ़ना है इट इज फॉर माय नॉलेज इटसेल्फ, मेरे लिए आगे फ्यूचर में भी काम आएगा, तो इट इज बेटर कि आप सब चीजें करें, सिंपल। एटलीस्ट जितना मैंने आपको करवाया है वो आप सब कर लें ना। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कितना आप सीरियसली लेते हैं वो अब आपके ऊपर रहता है। फर्स्ट थिंग, मैंने अपने टेलीग्राम वाले ग्रुप पर भी शेयर कर दिया है एक अपना वीडियो प्रेजेंटेशन। आई हैड एन अपॉर्चुनिटी कि एज एन एक्सपर्ट मैंने दूसरे किसी स्कूल के स्टूडेंट्स को वही पूरा के किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, लेटेस्ट चेंजेस इज वन पार्ट, एंड हाउ टू प्रिपेयर वेल फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वन शुड रिमेंबर। वो 15 मिनट के रीडिंग टाइम से लेकर आपका रूटीन से लेकर कैसे प्रैक्टिस करी जाए, लास्ट मिनट में क्या किया जाए, फॉर्मूलाज को कैसे करा जाए, आई मीन देयर आर लॉट मेनी थिंग्स विच आई हैव डिस्कस्ड। इट्स 1 hour 10 minutes या कुछ ऐसा इतना वो रहा था मेरा सेशन, उसका वीडियो मैंने शेयर कर दिया है, थोड़ा सा टाइम निकालना, प्लीज डू वॉच दैट, सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। सेकेंड थिंग, जितना मैंने आपको अभी तक करवाया है एक्सेप्ट दी स्टार्टिंग जो हुआ था ना चैप्टर नंबर 2 3 4, तब तक मैंने उनके वो पीडीएफ और वो फॉर्मेट उतना, वो नई नई स्टार्टिंग हुई थी ऑनलाइन क्लासेस, तो इवन आई वाज नॉट श्योर हाउ हाउ टू टीच, कैसे रिकॉर्ड को मेंटेन करूं, हाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। तो उस समय के ना मैंने वीडियोस को रखा था अपना, और ना ही कुछ राइटिंग इस तरह के पीडीएफ को, बट स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 ऑनवर्ड एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड्स। तो आपको वीडियो शायद कुछ के मिसिंग है, बट पीडीएफ जो है वो सब अवेलेबल है। वो भी मैंने कल या परसों टेलीग्राम के ग्रुप पर सब कुछ शेयर कर दिया है वंस अगेन। एक बार शायद पहले किया था, बट अब एवरीथिंग इज अगेन फॉर योर रिकॉर्ड। तो अब अगर आप उस चीज को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, बिलीव मी योर होल रिवीजन विल बी डन। जितनी पीडीएफ वहां पे डाली हैं, और ऑब्वियसली एक चैप्टर 5 की बात करूं तो वो पीडीएफ 120 पेजेस है। तो जितनी भी चैप्टर 5 की मैंने क्लासेस ली थी उन सभी को कंपाइल कर दिया है इन दी प्रॉपर ऑर्डर, अरेंज्ड। Yeah, some network connectivity issue. Okay, now I think I am audible. So आप उस चीज को पीडीएफ से भी अपना कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू दिस, सीबीएसई का जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ है, आई जस्ट विश टू नो इन द चैट बॉक्स, मुझे सिर्फ ये लिखकर बताइए, यहां से अब स्टार्ट करिए, बताइए हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड सीबीएसई लेटेस्ट सैंपल पेपर, yes या no, have you attempted? ओके ठीक है, प्लीज एवरीवन रिप्लाई नो। ठीक है, देयर इज अ मिक्स्ड रिस्पॉन्स आई कैन सी। ओके, नो, ठीक है, हार्डली मैटर, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, फर्स्ट प्री बोर्ड में दैट इज अ कॉमन थिंग। और अभी तो जो हम मार्च से प्री बोर्ड होते तो सॉरी आपके बोर्ड्स होते थे, अब वो अब मई से होने हैं। तो इसका मतलब अब आपके पास टाइम कंपैरेटिवली ज्यादा है, सिलेबस कम हो गया और टाइम ज्यादा है। तो एक्सपेक्टेशंस, और अब जैसे आपको पता है नॉर्मल सिचुएशंस हो रही हैं, ज्यूम करा जा रहा है, तो अकॉर्डिंगली स्कूल्स भी रीओपन हो रहे हैं। सो इट इज वेल एक्सपेक्टेड कि अब जब भी कहा जाए तो से इफ यू आर कमिंग टू स्कूल, आप अपना पेपर जो आपने किया है दैट यू कैन सबमिट इन फिजिकल फॉर्म। इट रिमाइंडेड मी, जो कुछ स्टूडेंट्स के पेपर मेरे पास आए थे ड्यू टू माय बिजी शेड्यूल, आई कुडंट चेक दोस पेपर्स, बट आप चेक कर सकते हैं, मैंने उसके एक एक क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस हैं
दैट हैज ऑलरेडी बीन शेयर्ड। कल मैंने वो शेयर कर दिया था, डिस्कस इन 12D और 12C के ग्रुप पे शेयर कर दिए हैं, बिकॉज मेनी ऑफ यू पर्टिकुलरली 12C से, जहां तक मुझे लगता है, आपने अपने पेपर्स मुझे सबमिट करे थे। तो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दिस प्रैक्टिस पेपर फॉर अ चेकिंग पार्ट। आप उसे अपने सॉल्यूशंस के साथ मैच कर लीजिए, आंसर्स के साथ, तो यू विल बी गेटिंग अ फेयर आइडिया कि हाउ मच यू एक्चुअली नो। वो तो आपको अपने आप सेल्फ जजमेंट कर पाएंगे, उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं है। बट यस, व्हेन इट इज अ प्री बोर्ड, देन डेफिनेटली हैव टू do the checking work, because checking is not so easy part as such. Anyway, सो मिक्स जैसे मैं रिस्पॉन्स देख रहा हूं, कईयों ने सैंपल पेपर किया है, नहीं किया है। सो दोज हु हैव ऑलरेडी डन दिस सैंपल पेपर, अब पहले वो बता दीजिए अगर उन्हें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, कोई स्पेसिफिक अगर उन्होंने पूछना है। एक वंशिका ने स्टार्टिंग में कहा था क्वेश्चन नंबर 36 फ्रॉम दिस सैंपल पेपर वी डिस्कस यस्टरडे। ओके, दैट आई नीड टू फाइंड आउट के कौन सा था, मुझे ऐसे याद नहीं है 36 क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन 4 तनिष्क आपने पूछा है, ये क्वेश्चन 4, ये कहाँ का क्वेश्चन 4 है तनिष्क, एनी आइडिया? सर ये मुझे कहीं से ना मैथ्स की एक पीडीएफ आई थी अच्छा प्रोबेबिलिटी अच्छा की। अच्छा अच्छा, वैसे आपने वो क्वेश्चन 4 लिखा तो मुझे लगा कि आई डिस्कस दैट। ओके ओके, ठीक है ठीक है। सो मैं अब आपके जो जो क्वेश्चंस आपने बताए ना, इनके तो फिर मैं प्रूफ आपको अलग से ही या ग्रुप पे भेज दूंगा ये करने के बाद। बस शेयर योर डाउट्स विद मी, राइट, सो दैट वो मैं बहुत जल्दी आपको शेयर कर दूंगा इनके सॉल्यूशन सिंप्लीफाई करने के बाद। कॉमन जो चीजें हैं उसमें आप लुक एट द स्क्रीन। तो पैटर्न मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो दिस इज द लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर। और एक लेवल ऊपर होता है हमेशा सैंपल पेपर, ये याद रखिए। व्हाट डज दैट मीन? सीबीएसई का पेपर इससे इजी आएगा, दैट इज फॉर श्योर, 100% गारंटेड। लुक एट दिस क्वेश्चन, अब 1 मार्कर क्वेश्चन आपके डायरेक्ट रहे होंगे डेफिनेटली। चेक आउट दिस सॉल्यूशन एज वेल। अब इसमें से जब हम ये बात करते हैं ना और पार्ट को एक्चुअल में हम सिलेबस में काउंट नहीं करते। रीजन बीइंग, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस पूछे, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर पॉसिबल, दिस फॉर्मूला इज नोवेयर इन योर सिलेबस, राइट। तो अगर फार्मूला पता है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, तब तो हम इसको डायरेक्टली कर लेंगे, बट अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला को याद कर लीजिए वैसे, बट अदरवाइज नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करी है, तो वी मस्ट हैव देन टॉक्ड अबाउट द नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस, नंबर ऑफ आपके सिमेट्रिक रिलेशंस। बट उनके फॉर्मूलाज वगैरह दे आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड इन जनरल एंड दे आर नॉट स्टडीड इन आवर सिलेबस एज सच। तो इसीलिए और पार्ट आप सिंपली अवॉइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट तो समझ आ ही गया होगा देखते ही। कह रहे हैं विच एलिमेंट ऑफ दिस रिलेशन शुड बी रिमूव्ड टू मेक इट इक्विवेलेंस। सेट था 1 2 3, इक्विवेलेंस के लिए इन तीनों का होना तो कंपल्शन है। 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो आइडिया इज क्लियर। सिर्फ अगर मैं 1 2 को रिमूव कर देता हूं, सो दिस विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। And do remember, this is the smallest possible equivalence relation as well. Smallest possible equivalence relation. वन मार्क का थोड़ा जल्दी चलेंगे। What about this ऊपर वाला पार्ट? रूट ए इज इक्वल टू बी,
अब आपसे ये पूछा है कि ये फंक्शन है या नहीं है। रिमेंबर, every function is a relation, but every relation need not to be a function. तो चेक करिए, रियल डोमेन में बात हो रही थी, अगर मैं एक ही जगह नेगेटिव्स, रियल में तो कुछ भी आ सकता है, नेगेटिव कोई भी वैल्यू पुट कर देता तो ये डिफाइन ही नहीं होता, हेंस नॉट अ फंक्शन। और फिर आपको पता है इक्विवेलेंस रिलेशन में जो इक्विवेलेंस क्लासेस बन जाती हैं उनका यूनियन हमेशा मेन सेट होता है। बहुत लॉजिकल है ये। और उनका इंटरसेक्शन कॉमन कुछ भी नहीं होता है। याद करिए, जैसे आपने बेस थ्योरम किया था, पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस, तो इट इज वेरी मच रिलेटेड टू दैट ओनली। ईशा, क्लियर हुआ अब आपको ये वाला क्वेश्चन? आपने इसी सेट का शायद थर्ड क्वेश्चन पूछा था। यस सर। सो ये तो डेफिनेशन है जब भी हम पार्टीशन की बात कर रहे हैं इक्विवेलेंस क्लासेस में, तो उन सभी जो क्लासेस में डिफाइन कर रहा हूं, यूनियन विल बी द मेन सैंपल स्पेस एंड देयर विल बी नथिंग व्हिच इज कॉमन इन ऑल ऑफ देम, तो दैट वुड बी 5। ये तो डेफिनेशन है। दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको पता है क्या होता है ऑर्डर निकालने के केस में? डिफरेंस की बात हुई है, तो डिफरेंस माने इन दोनों का ये और ये सेम होने चाहिए, तो सिंपली m आ गया 3 और n आ गया 5। चेक इट आउट। सबसे पहले आपके पास A जो है वो 2x2 मैट्रिक्स, डेफिनेशन ये दी थी, तो पहले तो डेफिनेशन को यूज करके आपको मैट्रिक्स A निकालना रहेगा, और अल्टीमेटली आपसे A स्क्वायर पूछा। तो आई एम श्योर ये तो आप सभी को पता है कि कैसे डेफिनेशन यूज होगी। फर्स्ट एलिमेंट, या मैं इस एलिमेंट को देखता हूं कि ये कैसे 1 आया है, इसे हम कहते हैं A12। I और J अगर इक्वल नहीं है तब आंसर इज 1, इफ दे आर इक्वल आंसर इज 0, तो डायगोनल एलिमेंट से 0 हो गए। और स्क्वायर ऑफ अ मैट्रिक्स आई एम श्योर एवरीवन नो कैसे करते हैं, या मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर n इज द ऑर्डर, तो इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है, चेक इट। बस कोफैक्टर्स के इस केस में आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या आइडिया है? कोफैक्टर्स ये हैं, सेकंड A21, A22, A23, राइट? तो ये कोफैक्टर्स आपके हैं, और एलिमेंट किसी और रो के ले लिए गए हैं। द आंसर इज 0। अगर सेम रो के होते, ये भी एक्स्ट्रा ये चीज देख लीजिए, अगर ये लिखा होता A21, फिर ये आ जाता, फिर A22, और फिर A22 होता, और फिर होता A23 और A23। एनीवन, व्हाट इज दिस आंसर? -7। दैट इज -7, क्योंकि ये वैल्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि दिस आंसर इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ A इटसेल्फ। E पावर x देखते ही
फंक्शन प्लस डेरिवेटिव वाला रूल माइंड में आना चाहिए। सी द आइडिया इज 1 मार्क आप देखिए कहां लिखा हुआ है इस हिसाब से। आप अगर पेपर में सिर्फ ये लिख देते हैं, मींस कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, इवन देन आपको कंप्लीट 1 मार्क मिल जाएंगे। तो जो बॉक्स में हाईलाइट करा है दैट इज आपने क्या सोचा है। एग्जामिनर को 1 मार्कर में इनसे मतलब नहीं है। जैसे और पार्ट को अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज ऑड फंक्शन, डायरेक्ट आइडेंटिफाई हो गया। माइनस ए टू ए ऑफ ऑड फंक्शन, आंसर इज ऑलवेज 0, कंप्लीट 1 मार्क। आपको सिर्फ 0 लिखना था इसका आंसर, और कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। बट एक्चुअल में अगर आप एक्सप्लेनेशन दे देते हैं दैट इज रिकमेंडेड। रीजन बीइंग, कई बार ये ऑब्जर्व करा गया है कि स्टूडेंट्स मेंटली सॉल्व करा, उन्होंने आंसर लिख दिया और कहीं ना कोई प्लस माइनस की या छोटी सी कोई गलती कर दी, तब उनका मार्क्स तो बिल्कुल ही गए। बट अगर आप एक्सप्लेनेशन दे देते हैं तो हो सकता है बोर्ड का पैटर्न इसे स्प्लिट कर दे हाफ और हाफ के अंदर। दैट विल बी डिसाइडेड ऑलवेज व्हाइल प्रिपेयरिंग द मार्किंग स्कीम। बट मैं आपको फ्यूचर अभी बता देता हूं, इट विल बी स्प्लिटेड इनटू हाफ प्लस हाफ, इट विल बी देयर। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका हो सकता है कि अगर आप फाइनल कहीं कोई गलती छोटी मोटी कर भी दें, आपको हाफ मार्क का चांस बन सकता है। देयरफॉर थोड़ा छोटा मोटा जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं या जो आप मेंटल अपना सोच रहे हैं, आप उसे यहां थोड़ा सा लिख देना, हाईली रिकमेंडेड। दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन एरिया का। अब 1 मार्कर है, एग्जामिनर इज नॉट एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि आप पूरा इसका ग्राफ बना रहे हैं, शेडेड एरिया दिखा रहे हैं। बट लॉजिकली सोचिए, जब तक मैं एरिया ये पूरा प्रॉपर नहीं ऐसे ग्राफ को हल्का सा नहीं सोचूंगा, ये 2 टाइम वाला कंसेप्ट मैं नहीं कर पाऊंगा। 2 टाइम 0 to 1, तो हमने इतने एरिया का ट्वाइस कर दिया है बाय सिमेट्री। तो वो सिमेट्री तभी क्लियर होगी जब मैं इसका ग्राफ सोच रहा हूं। तो रफ में आपको ये थोड़ा बहुत आना चाहिए। हाउ मेनी आर्बिटरी कांस्टेंट, चेक करिए बहुत ध्यान से। इक्वेशन तो ये कुछ भी दे दें, हार्डली मैटर, सिर्फ सब कुछ यही छुपा हुआ है। आर्बिटरी कांस्टेंट, और वो भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। द आंसर इज 0। इक्वेशन कितनी भी क्या दे देते हैं, इससे हमें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि आपने ए और बी की वैल्यू रिप्लेस कर दिया है, या सी अगर आया था कोई कांस्टेंट, आप उसकी वैल्यू पुट कर चुके हैं। तो आर्बिटरी तो कुछ भी नहीं बचेगा। और पार्ट क्लियर था, डिग्री सेम होनी चाहिए, होमोजीनियस है ना, तो ऊपर नीचे डिग्री सेम होनी चाहिए, तो इट शुड बी 3। यूनिट वेक्टर पूछा है इस डायरेक्शन में, कोई एनीवन आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? जे। दैट्स इट। और अपोजिट डायरेक्शन भी कही थी, इसीलिए माइनस जे की जगह जे हो जाएगा। यहां कोई अब आपसे वो एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है जैसे यहां दिया है। 2 मिनट्स और करते हैं, फिर आपका वही 10 मिनट्स का ब्रेक आ जाएगा। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose sides are, देखिए ये सिर्फ 2i कैप एंड -3j कैप।
वैसे अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपको जब वेक्टर्स देते थे तो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी वगैरह होता था, तो क्या होगा इसका आंसर? एनीवन? देखते ही आंसर पता है वैसे? 3। यस, आई क्रॉस जे के हो गया, और ए क्रॉस बी निकाला था बस आपने, और उस मैग्नीट्यूड का आपको हाफ करना होता है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है, छोटी सी कैलकुलेशन है। ठीक है, यूनिट वेक्टर ए बी है, अकॉर्डिंगली आपको पता है गिवन रिलेशन का स्क्वायरिंग से हम हमेशा स्टार्ट करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड एंड देन लॉजिक है सिंपल। डीसी ऑफ नॉर्मल टू वाई जेड प्लेन, आप चेक करिए वाई जेड प्लेन का नॉर्मल एक्स एक्सिस होती है, तो एक्स एक्सिस के डीसी पूछे थे आपसे 1 1 0 0, नॉट ओनली 1 1 0 0। Find the coordinate of a point where this line cuts the xy plane। xy प्लेन को कट करने का मतलब z वाला कोऑर्डिनेट 0, z हमेशा 0 होता है, इस z को 0 रख दिया, ये कितना आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा ये, -5 बाय -1, तो x प्लस 3/3 को 1 रख दो और इसको भी 1 रख दो, सिंप्लीफाई योर आंसर। चेक कर सकते हैं 0 0 0 ही आ रहा है। अदर वे राउंड इन्होंने जैसे बताया है वो भी आप चेक कर सकते हैं बाय राइटिंग दी जनरल पॉइंट। ये और एक देख लेते हैं लास्ट, उसके बाद से वो केस स्टडी वाला पार्ट आ जाता है ना। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, आप इसे ऑल्टरनेटिवली और वे में भी सोच सकते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व? सोचने का दूसरा वे क्या था? ए ने कर दिया, बी नहीं कर पाया, ए कुडंट डू, बी ने कर दिया, नहीं तो ए ने किया एंड बी ने भी कर दिया, तो तीनों केस में प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एंड इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो ये और ये भी इंडिपेंडेंट है, तो मैं इसे स्प्लिट कर सकता हूं लाइक दिस एंड सो ऑन। सो दिस इज द ऑल्टरनेटिव वे, बट जो एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है यहाँ वो थोड़ा इजी है सोचना। दैट ऑल अप टू यू कि किस तरह से आप करना चाहते हैं। ओके, चलिए, विल मीट आफ्टर 10-12 मिनट्स। ठीक है, 15 मिनट ही चलो, 11 बजे मैं फिर दोबारा से लेता हूँ क्लास। डू ज्वाइन दैट ऑल्सो। चलिए, यू कैन लीव नाउ। जय आदित्य, नव्या।